Welcome, dear students, and now we will continue with this slide. The topic ID card, which is written by Mahmoud Darwish, and you know that this ID card is actually a poem written by Mahmoud Darwish. Before that, we have already completed the 10 points of this topic in the previous lecture. Now, start with this the extra information, or rather, we can say we will go ahead with more information about this poem ID card. And here you need to remember the 11th point, that is, he served on the executive committee of Palestinian Liberation Organization, which is written in PLO. जो यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम शॉर्ट में क्या याद रखेंगे? PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. He served as an executive member of that very organization from 1987 to 1993. And then another thing you need to remember is that this Mahmoud Darwish resigned from this committee. Why he resigned from this committee? Because the chairman of this PLO, this Palestinian Liberation Organization, was Yasir Arafat. और इस यासिर अरफात ने एक साइन किया है एग्रीमेंट किन के साथ? इसराइल लोगों के साथ, जिसका नाम रखा गया ओस्लो अकॉर्ड, which I wrote like this: when PLO chairman Yasir Arafat signed Oslo Accord, then Mahmoud Darwish had taken resignation from PLO. तो जब इसको लगा कि यानी महमूद दरवेश को, क्योंकि ही वाज ए रेवोल्यूशनरी पर्सन, ही वाज एंटी इसराइल पीपल, एंड वो उनके ख़िलाफ़ था, उनकी साजिशों के ख़िलाफ़ था, क्योंकि उसको लग रहा था कि इसराइली लोग फ़लस्तीनियन को काफ़ी तंग कर रहा है। और इस तरह से उसने जब देखा कि यासिर अरफात जो पीएलओ के चेयरमैन है, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है इसराइली लोगों के साथ, तो उसने इस कमेटी से ही अपने आप को बर्खास्त किया, अपने आप को इससे निकाला. तो दैट पॉइंट, दैट इज़ what I have written here. And now I need to it is important to make you clear what is Oslo Accord. ये Oslo Accord क्या था? A pair of agreement between the government of Israel and PLO. ये एक एग्रीमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इसराइल और पीएलओ के दरमियान. पीएलओ याद रख लीजिएगा, लिबरेशन सॉरी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. दिस मार्क्ड ए पीस प्रोसेस एम्ड एट अचीविंग ए पीस ट्रीटी. तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट था कि जो यासिर अरफात थे, उसने ऐसी एक एग्रीमेंट इनके साथ किया था, इसराइली लोगों के साथ, कि ताकि यहाँ पे पीस प्रोसेस हो, पीस आ जाए. अब 14th point, Darwish authored over 30 volumes of poetry and 8 books of prose. तो ये याद रख लेना है आपने कि 30 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री उसने लिखी है और 8 बुक्स ऑफ प्रोज. ही अर्न द लेनन कल्चरल फ्रीडम प्राइज. उसको लेनन कल्चरल फ्रीडम प्राइज भी मिला है. देन आफ्टर ही गॉट लेनिन पीस प्राइज एंड द नाइट ऑफ आर्ट्स एंड बेल्स लेटर्स मेडल. वो कहाँ से इनको मिला? ये लेनिन पीस प्राइज एंड नाइट ऑफ आर्ट्स एंड बेल्स लेटर्स मेडल इसको फ्रांस से मिला, महमूद दरवेश को. एंड ही इज़ पॉपुलरली नोन एज ए रेजिस्टेंस पोइट. तो इसको रेजिस्टेंस पोइट के नाम से याद रखा गया. एंड द सेंट्रल थीम ऑफ हिज ऑरा इज़ द आइडिया ऑफ वतन और होमलैंड. व्हाट इज़ ऑरा? ऑरा मीन्स गुलदस्ता. गुलदस्ता, जितना भी उसने कुछ लिखा, जितने वर्क्स हैं उसके, तो उनका सेंट्रल थीम क्या होता था? वो अपने वतन के बारे में लिखता था, अपने होमलैंड के बारे में लिखता था. द विच हिज ऑल द वर्क्स वर revolving around the theme of वतन और होमलैंड. ही वॉज a strong critic of Jewish state. वो काफ़ी इसके मजम्मती था, किन के खिलाफ? जो जिविश लोगों के खिलाफ. His works have been translated into more than 20 languages. उसके काम 20 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. There were 3 days mourning in Palestine on his death. कि इतना वो अपने लोगों के लिए काफ़ी हमदर्द था. तो जब वो इस दुनिया फ़ानी से निकल गए महमूद दरवेश, तो फ़लस्तीनियन पीपल को इसका जो ये एहसान था
वो उनको याद रहा और वो 3 दिन तक वहाँ मातम चला, यानी मॉर्निंग चली 3 दिन के लिए। कहाँ पे? पैलेस्टीन, उसके मरने के बाद। नाउ दिस जो पुराने जो 21 पॉइंट्स तक हैं, जो मैंने पहले जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया उसमें भी 10 पॉइंट्स, और इसके बाद में जो मैंने पहले इसके जो आज के इस वीडियो में अभी जो 11 पॉइंट्स हुए, यानी 21 पॉइंट्स तक, पहला 10 और आज के 11 हुए 21। और अब इस उन पॉइंट्स तक जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, जैसे कि आपने देखा कि जो यहाँ तक देर वर 3 days मॉर्निंग इन पैलेस्टीन ऑन हिज डेथ, ये यहाँ तक आपको पता चल जाता है। यहाँ तक मेरा जो सारा फोकस था वो महमूद दरवेश के लाइफ के बारे में था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम। जो हमारे पास जो पोम है, आईडी कार्ड है, इस पोइम के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये क्या, इस पोइम में क्या लिखा उसने, किस बारे में ये पोम है, तो हम देखते हैं। आईडी कार्ड dramatizes the chronic sense of disposition and humiliation experienced by Palestinian people under Israeli occupation। तो चूँकि जो इसराइल था, इसराइल है, सॉरी, जो फ़लस्तीन है वो इसराइल के अंदर है, यानी वो किसके कब्ज़े में है? इसराइल के कब्ज़े में है। तो इस आईडी कार्ड में वो सारा सिचुएशन लिखा है, किस तरह से पैलेस्टीनियन पीपल को वो, क्या हम कहेंगे, जिस तरह से वो कितना ज़लील होना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इन इसराइली कदगनों से, इन इसराइली दबाव से, इसराइल की क़ुव्वतों से उनको किस तरह ज़लील होना पड़ता है, वो सारा इस आईडी कार्ड में लिखा हुआ है। आईडी कार्ड dramatizes the chronic sense of disposition and humiliation experienced by the Palestinian people under Israeli occupation. In the poem, the poet makes it clear that the Palestinian people have to prove their identity on regular basis. तो जब कोई भी मुल्क किसी दूसरे ताकत के अंडर में होता है, तो उन्हें रोज़ अपनी आइडेंटिटी, अपनी शिनाख्त बयान करनी होती है, दिखानी होती है, इज़हार करनी होती है। तो यही यहाँ पे भी फ़लस्तीनियन लोगों को इसराइल के लोगों के सामने अपनी शिनाख्त, जैसे आईडी कार्ड दिखाने होते थे कि हम यहीं के हैं, जबकि वो अपने ही घर में होते हैं, और लेकिन इसराइली लोगों के सामने उनको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। The title of the poem refers to powerful emblem of life under surveillance and subjugation and creates an image of resistance out of everyday lived experiences। तो ये जाहिर सी बात है, जो भी कौम किसी दूसरे कौम के तले दबा हुआ होता है, जब किसी कंट्री के कब्ज़े में होता है, तो वो इस एहसास के शिकार होते हैं कि अपने ही घर में हमें दूसरे लोग जो हैं तंग करते हैं। तो इस वजह से एक रिवोल्ट हो जाता है, एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। जब ऐसा कोई हालत दुनिया में किसी भी जगह पे जब होता है कि दूसरा मुल्क किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर देता है, तो वहाँ के लोगों को जब लगता है कि हमें अपने ही घर में ऐसा करना पड़ता है, हमें अपने घर में, हमें अपने घरों से बाहर निकाला जाता है, हमें ये जो है हमें आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो लोग उस ताकत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो वही वहाँ पे भी हुआ। तो फ़लस्तीन के लोग जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने देखा कि ये इसराइल रोज़ बरोज़ उसको अपनी आइडेंटिटी दिखाने को कहता है, अपने ही घर में उनको सर्विलेंस में रखता है, उनके ऊपर नज़र रखता है। तो इससे क्या हो जाता है, पैलेस्टीनियन पीपल जो है रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो ये क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी ये असबाब, जो भी ये चीज़ें नज़र आती थी, तो पैलेस्टीनियन के लोगों को ये बनता है कि वो इसराइली लोगों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस करे। दिस पोएम इज़ रिटन इन ए डायलॉग। तो ये डायलॉग शेप्ड में लिखी है,
व्हाट इज़ वन इज़ कॉल्ड द डायलॉग, अनदर इज़ कॉल्ड द मोनोलॉग। जब मोनोलॉग होता है तो उसमें एक ही शख्स बात करता है, लेकिन जब कोई पोइम या जब कोई लिटरेरी पीस डायलॉग में लिखा होता है तो वहाँ पे दो लोग आपस में बातें करते हैं। तो ये किस डायलॉग में है? इट इज़ द इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन द पोइटिक पर्सोना एंड इसराइली ऑफिशियल। जैसे इस पोएम में कोई क्या है, इसमें दो शख्स बातें कर रहे हैं। एक तो खुद पोइट है जो महमूद दरवेश है, और दूसरा जो शख्स इसमें नज़र आता है वो है जो इसराइली ऑफिशियल, यानी इसराइली मिलिट्री वगैरह, उसके सामने दरवेश बात करता है। जैसे आप जब देखोगे इस पोइम में लिखा होगा, पहली लाइन जो है वो जैसे ही लगती है वो वहाँ पे सब्जुगेशन नज़र आती है, राइट डाउन आई एम एन आप, आई एम एन अरब, यानी सब्जुगेटर जो ऑक्यूपायर है वो ऑक्यूपाइड को कहता है कि आप लिखो यहाँ पे कि मैं कौन हूँ, अरब हूँ, यानी उसको उसके ऊपर हुक्म चलाया जाता है। जो लोग क्या होते हैं, सब्जुगेशन में होते हैं, जो ऑक्यूपायर होता है वो उसके ऊपर हुक्म चलाता है। तो इस वजह से पहला ही जो इस टाइटल ऑफ द पोइम जो है वो इस तरह का है कि वहाँ नज़र आ जाता है कि जो ये लोग जो हैं इनके ऊपर सब्जुगेशन है। और दूसरी बात है कि ये डायलॉग जो है, इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन द पोइटिक पर्सना, मीन इट इज़ अ बिटवीन पोइट एंड एन इसराइली ऑफिशियल। This poem created a political controversy when it was first published in 1964. ये जो पोम है आपको बताया जा सकता है कि कब ये लिखी गई, तो ये 1964 में लिखी गई। तो जब ये पहली बार लिखी गई तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि ये क्यों, इसराइल क्योंकि ताकतवर मुल्क है तो उसके ख़िलाफ़ कोई जब लिखेगा तो ओबियस बात है कि ये जो है ये कंट्रोवर्शियल बन गई कि हमारे मुल्क के, हमारे आइन के ख़िलाफ़ है। तो इस वजह से इसके ऊपर पाबंदियाँ लगी पहले पहले, लेकिन Mohammad Darwish has written his voice, he raised his voice, so that is today in our syllabus. This poem was judged anti-Semitic. तो इस पोइम को एंटीसेमेटिक कहा जा सकता है। इसका जो ये ने जो ये इसराइली लोग हैं ना, इसराइली लोगों ने समझा कि ये एंटीसेमेटिक है। एंटीसेमेटिक मीन्स ये इसराइली लोगों के खिलाफ लिखी गई है। What is anti-Semitic? That means which can be judged as against the Jewish people. ये Jewish people के खिलाफ है। और इस पोइम में आपको रिफ्रेन नज़र आएगा। रिफ्रेन मीन्स क्या है? What is refrain? A word, line or phrase that is repeated within the line or stanza of the poem itself. जब बार बार कोई बात दोहराई जाती है पोइम में या एक ही लाइन में, लेकिन जब आप अपनी पोइम जब लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एक स्टेंजा के बाद, दूसरे स्टेंजा के बाद, तीसरे स्टेंजा के बाद बार बार एक लाइन रिपीट है, वो है राइट डाउन आई एम एन अरब। तो ये कितने बार? एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, पाँच, एंड ऑलमोस्ट इट इज़ रिपीटेड 5 टाइम्स इन योर पोम। जो ये लाइन है राइट डाउन आई एम एन अरब, ये एक रिफ्रेन है। That is why it is repeated 5 times in the poem, 5 or 6 times in a poem. तो ये तकरीबन 5 बार ये लाइन जो है राइट डाउन आई एम एन अरब, ये 5 बार इस पोइम में रिपीट हो गई है। तो इसलिए रिफ्रेन का भी पूछा जाएगा आपको कि व्हाट इज़ रिफ्रेन? इट इज़ अ वर्ड, a line or a phrase that is repeated within the line or stanza of the poem itself. जब पोइम में 2 बार कोई भी वर्ड पूछा जाएगा, 3 बार 4 बार रिपीटेडली पूछा जाएगा, उसको रिफ्रेन कहा जाता है। तो एक और चीज़ बात है कि जो ये पोम है जो आपको याद रखना आईडी कार्ड, ये शायद क्या ये एक ट्रांसलेटेड वर्क है। ये इस महमूद दरवेश ने अपनी फ़लस्तीनियन लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है इसको ट्रांसलेट किया गया है। किसने ट्रांसलेट किया है? सलमान हिल्मी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ये ट्रांसलेटेड जो पोम है किसने ट्रांसलेट की है? सलमान हिल्मी ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो आपने ये याद रखना है। तो अब एक और बात अब सामने आ रही है, उभर के आ रही है कि शायद इवन सेमिस्टर्स का, जिस तरह ऑड सेमिस्टर्स का सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, इसी तरह से आपका भी पेपर शायद अब
अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसा भी हुआ, जो मेरा मटेरियल जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, देखिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है यहाँ तक। जो 21 पॉइंट तक आपको अबाउट द ऑथर मिलेगा। ये जो मैंने 22 से लेकर 29, दीज 7 8 पॉइंट्स जो हैं, ये 8 पॉइंट्स जो हैं, दिस इज़ द समरी ऑफ अ पोम। तो ये एज अ समरी ऑफ द पोम भी बन सकता है। तो ये चीज़ें इसलिए मैंने, और अब मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये जो मेरा ये कंटेंट जो है, अगर ये आपको अपने सिलेबस के रिलेटेड लग रहा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।